दिया जबरन। अगर आप जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो इससे दुखद क्या हो सकता है। और यह सब मोदी और अमित शाह अपने सामने होते देख रहे हैं और देखकर भी चुप हैं। उनका अलग ही राग चल रहा है कि देश से घुसपैठियों को बाहर करेंगे। घुसपैठिए हैं तो बाहर कर दीजिए भाई, आप 12 साल से हैं इस देश में, राज कर रहे हैं। आपकी नजरें अगर घुसपैठियों पे है तो घुसपैठियों को बाहर निकालिए। आप एसआईआर करवा रहे हैं, उसमें कितने घुसपैठिए मिले उनको बाहर लेके आइए। लेकिन क्या ऐसा कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है। बिल्कुल अवैध नागरिकों को देश से निकालिए, लेकिन इसके लिए क्या इंसानियत को भी निकालना जरूरी है? यह जवाब मोदी और शाह को देना चाहिए। आज ही असम में अमित शाह ने गोपीनाथ बोरदोलोई को याद करते हुए कहा है कि उनके कारण असम भारत का हिस्सा बना रहा। उन्होंने नेहरू जी को मजबूर किया। गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में कह रहे थे, उन्होंने नेहरू जी को मजबूर किया। यही झूठ, यही असत्य नरेंद्र मोदी भी असम में बोलकर आ चुके हैं। और तब भी हमने बताया था कि इस मामले में गोपीनाथ जी, कांग्रेस और नेहरू सब एक ही स्टैंड ले रहे थे कि असम को न पाकिस्तान से मिलवाया जा सकता है और न ही बंगाल में भेजा जा सकता है। लेकिन चुनाव है तो इतिहास को अपने मन से लिखने का सिलसिला बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और इसके बाद अमित शाह राहुल गांधी पर तंज भी कसते हैं कि जनता को जो बात पसंद नहीं आ रही है राहुल वही कहते हैं और चुनाव हारते हैं। अभी तो उन्हें बंगाल और तमिलनाडु भी हारना है। खैर, चुनाव हारना या जीतना तो चलता रहता है, लेकिन संविधान अगर बार बार हारेगा तो क्या इसकी जिम्मेदारी मोदी और शाह लेंगे? आइए दोस्तों, आज इस पर चर्चा करते हैं। कैसे कांग्रेस ने घेरा है बीजेपी को और कैसे सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इन तमाम मसलों को जो कोर्ट से लेकर सड़क तक? देखिए राजीव जी, एक तो आज कोर्ट से 2 महत्वपूर्ण फैसले आए जिसकी हमारे तमाम विद्वान साथी चर्चा कर चुके और आपने भी उसके विस्तार से बताया। पहला तो यह है राजीव जी की जो कुलदीप सेंगर वाला केस था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, हालांकि ये भी अभी इंटरिम आदेश है। हाई कोर्ट का भी इंटरिम ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में ही जो थे सारे मेरिट्स तय कर दिए थे, ये कहते हुए कि हम मेरिट में नहीं जा रहे हैं। मतलब ये आदेश में लिखा है कि हम मेरिट में नहीं जा रहे हैं और मेरिट तय कर दी कि भाई ये लोक सेवक नहीं है। तो ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि मतलब उनके वकील जो थे सेंगर के, उनसे कि आप जो कह रहे हैं तो आपको सिर्फ एक लेकुना पर आपको इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया, आपको जमानत दे दी कि पॉक्सो में आप लोक सेवक नहीं हैं, सिर्फ इस पर। लेकिन जो 376 थी, 2(1) थी, उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। वहाँ उस पर जो अपराध था उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। यानी आपको एक टेक्निकल पॉइंट पे दे दिया गया, अपराध पर आपको नहीं दिया गया। नहीं था इतने बड़े जो भी होना चाहिए वो आप सीबीआई के दफ्तर पर प्रदर्शन करें, प्रधानमंत्री के कार्यालय पर करें, मुख्यमंत्री के कार्यालय पर करें, डीजीपी के पे करें, जो आपको लगता है कि यहाँ गड़बड़ है। हाई कोर्ट ने किस आधार पे दिया, जज साहब की अपनी बात रही होगी। बड़े जज साहब ने समझा कि ये गलत है, बड़े जज साहब ने कर दिया। तो लेकिन अगर मतलब जो जन दबाव जिसको कहा जाता है अगर वो होगा फिर तो ठीक है, फिर अयोध्या का फैसला ठीक हुआ। जन दबाव था, चंद्रचूड़ साहब बता ही चुके जन दबाव था, उनको भगवान ने आके सब सपने में बता दिया था। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। विरोध होना चाहिए, आपको उससे आपत्ति है उसकी अगली उसमें कीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है जो पंकज जी ने भी कहा कि भाई जो सीबीआई जो आज ये तर्क दे रही है, ये तर्क सीबीआई ने हाई कोर्ट में क्यों नहीं दिए? सीबीआई को ये ज्ञान की प्राप्ति आज हो गई कि साहब वो लोक सेवक जो है, करप्शन एक्ट में तो लोक सेवक है और पॉक्सो में नहीं है, लेकिन वो चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति है और वो हो सकता है। और ए आर अंतुले का मामला जो है वो एक केस के मामले में जो है वो केवल है कि वो लोक सेवक नहीं है, और जो केस का जो मतलब सर्कमस्टांसेस हैं उनके अनुसार वो नहीं है, पूरे उस पर लागू नहीं होता है। तो ये बात हाई कोर्ट में क्यों नहीं रखी गई? इसका मतलब राजीव जी साफ सी बात यह है कि सरकार जो थी वो चाहती थी, सीबीआई मतलब क्या है? सीबीआई मतलब सरकार चाहती थी कि सेंगर साहब रिहा हो जाए, सीधी सी बात ये। तो धरना प्रदर्शन सरकार क्या होना चाहिए था, वो हो रहा था दूसरी जगह पे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक किया, नोटिस इशू किया है और ये आ गया। दूसरी बात राजीव जी,
सुप्रीम कोर्ट भी इस व्यवस्था का ही संरक्षक है। किसी को लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारा संरक्षक है या नागरिकों का संरक्षक है, हालांकि देखा जाए तो विधायी तौर पर जो है वो संविधान का कस्टोडियन है, लेकिन उस जो एक तरह से कहा जाए वो जो संरक्षक है वो व्यवस्था का ही संरक्षक है। तो वो पहले व्यवस्था को बचाएगा, बाद में हमको न्याय देगा। तो वो व्यवस्था के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है। भाई जिस फैसले पर आज रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले पे आपने जारी क्यों कर दिया है, सरकार की बात क्यों मान ली थी, जबकि 2010 में यही सुप्रीम कोर्ट इसको नकार चुका है। जो ये 100 मीटर वाली अवधारणा है, डेफिनेशन है, यही सुप्रीम कोर्ट उसको नकार चुका था। फिर आपने उसको स्वीकार कर लिया और आज आप कह रहे हैं कि अब इस पे हम जो अपनी रोक लगाते हैं अपनी आदेश पे, और इस पे हम सरकार से पूछेंगे खनन का मामला क्या है। भाई अब तो पहले भी आनी चाहिए थी। सरकार अगर इसका कम करने की बात कर रही है तो क्यों कर रही है, ये बात तो होनी चाहिए थी ना कि इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की। और जो पर्यावरण की बातें आज समझ में आ रही है तो पहले भी आनी चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इसके बाद भी जब जनवरी में इसकी सुनवाई होगी तब क्या मतलब फैसला आता है वो देखा जाएगा। सरकार तब तक क्या चीज़ लेकर आती है और कैसे समझाती है कि ये पहाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं किस लिए देश के लिए खतरा हो गई हैं। पाकिस्तान से जो लोग चले आते हैं इन पहाड़ियों पर चढ़ते हुए, ये भी बताया जा सकता है कि ये पहाड़ियाँ जो हैं इस देश के लिए बहुत खतरा हो गई हैं, इसलिए अरावली पूरा काट डालो। कल को बता देंगे ये हिमालय जो है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, इसको पूरा काट डालो, समुद्र में गिराओ इसको। सरकार है राजीव जी, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी तर्क दे सकती है। उसके अपने पर्यावरणविद हैं जो कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं, उसके अपने अर्थशास्त्री हैं वो कुछ भी अर्थशास्त्र बता सकते हैं। तो ये भी बताया जा सकता है कि अरावली की पहाड़ियाँ इस देश के लिए खतरा हो गई हैं, इसलिए इनको गिराया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आतंकवाद बढ़ जाएगा। जैसे नोटबंदी जो थी वो की गई थी आतंकवाद खत्म करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन राजीव जी इसके साथ साथ जो जिस तरीके से हमारे डिवाइडर इन चीफ साहब जो है वो डिवाइड करते रहते हैं पूरे, ये अब इतना आगे बढ़ जाएगा कि अभी तक तो खतरा था वो हिंदुओं पे था, अब मुसलमानों पे था कि साहब उनकी लिंचिंग होती थी, दलितों की लिंचिंग हो जाती थी कभी कभी गाय के नाम पर। लेकिन अब हिंदू ही जो उनकी लिंचिंग होगी राजीव जी, तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हमारे ये हिंदू हृदय सम्राट? ये तो सवाल है ना। भाई चलिए आपने किसी मुसलमान का किया हो तो हम भी खामोश बैठ जाते हैं, ठीक है हिंदू राष्ट्र बन रहा है उसके लिए जरूरी है कुछ मुसलमानों का बलिदान, ठीक है आपने ले लिया। कुछ दलितों का बलिदान भी जरूरी है, आजकल वो भी ज़्यादा कुछ हिंदू हो रहे हैं, तो चलिए हिंदू राष्ट्र के लिए उनका भी बलिदान जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री निकले हुए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो ठीक है उनके लिए भी। लेकिन भाई अगर ये हिंदू राष्ट्र हिंदुओं की ही लाशों पे और हिंदुओं की ही लिंचिंग करके बनना, तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये सवाल तो है। तो ये सवाल राजीव जी हिंदुओं को ही सोचना है कि आप किन लोगों को पाल पोस रहे हैं, आप किन के पीछे खड़े हुए हैं जो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तो ये नफरत की आग राजीव जी है, जब ये होती है, वो राहत इंदौरी का शेर था ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो सच साबित होता वो दिखाई पड़ रहा है। हमें नहीं पता कि राहत इंदौरी ने किस संदर्भ में कहा था, क्यों कहा था, इस तरह की बात क्यों कही थी, लेकिन बार कोट किया जाता है। तो लेकिन वो बातें जिस भी संदर्भ में कही गई हैं वो आज सच होती दिखाई पड़ती हैं कि अब ये आग जो है वो हिंदुओं के घर तक पहुंच रही है। तो जो आपस में लड़ाने का खेल है राजीव जी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की जो राजनीति है, कि उसकी रणनीति है, वो अच्छे तरीके से निभाई जा रही है। जिस पत्रिका ने भी तमगा दिया था डिवाइडर इन चीफ, उसको राजीव जी प्रणाम है। सुबह उठ के सुबह रोज प्रणाम किया जाना चाहिए उस पत्रिका को कि उसने इतनी